हाँ, एक छोटा सा पोल है। जल्दी से, अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, और मैं केवल अभी आवाज ही नहीं, मैं स्क्रीन भी शेयर कर दे रहा हूं आपके साथ। ओके, चल, अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और अगर स्क्रीन क्लियरली दिख रही है तो जल्दी से जल्दी से पोल पे रिप्लाई कर दो। ओके, आई गेस सभी को आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, सो आई शैल एंड द पोलिंग। ओके, कूल। ठीक है, चलो। ओके, सो वी शैल कंटिन्यू विद द सेम। बिल्कुल सेम चीज से शुरू करेंगे। कौन सी चीज पढ़ रहे थे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, सो कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कल एनसीईआरटी के हमने हमने डिस्कस कर लिए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के ही कुछ क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जब तक सभी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक लेट मी टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और आज ही हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे आगे भी बढ़ जाना है, ठीक है। सो वो हम देखेंगे, हमारे पास कितना समय है उसके अकॉर्डिंग हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक एक क्वेश्चन जो बिल्कुल, जो चीज हमने कल पढ़ी थी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो हाँ, okay, let us take question number 8 for now. The question says find the values of x for which this is an increasing function, ठीक है। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आई होप कि सभी लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हमें अभी क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना है। ओके बेटा, ओके। सो जो भी लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, कल से कोशिश करो आपकी थोड़ा सा पहले ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है राहुल। ओके, okay, cool. So, हाँ, find the values of x for which y is equals to this is an increasing function. तो फिर से ध्यान देना, यहां पर कौन सा वर्ड नहीं है, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि क्या ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है? हाँ बेटा, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो हम कहीं ना कहीं यहां पर कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर कहीं वेवी कर्व का एप्लीकेशन हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम वेवी कर्व जरूर यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए गिवन है y इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर गिवन है, ठीक है। वी आर कंटिन्यूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एनसीईआरटी का भी, ठीक है। तो सॉरी, आप बोलोगे कि सर यही तो मेरा फंक्शन है, इसी का नाम आप एफ एक्स रख दो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, इसी का नाम एफ एक्स रख देते हैं। अच्छा, तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन को थोड़ा सा सिंपली लिखूं मैं, अगर इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा सिंपली लिखूं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो ये वाला फंक्शन है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, इसी चीज का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है भाई, ये वाला स्टेप तो कोई दिमाग लगाने वाला स्टेप नहीं है। अब समय आएगा फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। कर देते हैं डिफरेंशिएट, इतना आसान डेरिवेटिव है भाई। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? देखो तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ जो चीज अंदर में लिखी हुई है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अच्छा, ये वाली चीज तो आएगी ही, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 2, इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 2। चलो, अच्छा भाई, ये वाली चीज की बात हो रही है। अब ऐसा बोल रहा है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए? ये फंक्शन होना चाहिए इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, इस वाले टर्म से। यहां पर ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके क्या बना देंगे बेटा? 4 बना देंगे। अभी भी क्या बचा हुआ है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक क्या चीज बची हुई है? अगर 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचा x माइनस 1। अच्छा, तो जब इंक्रीजिंग की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहा है, तो इक्वल्स टू ले सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू ले सकते हैं। ओके, अच्छा, आप बोलोगे सर ये वाली चीज अभी पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं हुई है, ये वाली चीज अभी पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं हुई है। ओके,
जस्ट ए मिनट, ओके इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ भाई, ये वाली चीज सर अभी पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं हुई, तो मैं बोलूंगा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है भाई, तो इसी चीज का आपको इंतजार था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ओके नहीं बेटा, ओके 0 टू इंफिनिटी। चलो देख लेते हैं, देख लेते हैं अक्षत, देख लेते हैं आयुष। मिनी लैगिंग सर, थोड़ा सा लैग कर रहा है क्या? थोड़ा सा लैग कर रहा है तो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, ठीक है। जब तक लैग कर रहा है तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा ये, ओके। मैं चैट नहीं देख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं अगर आप चैट पे रिप्लाई कर रहे हो तो, ओके सो कूल। हाँ देखो, अगर मैं चेक करूं कि भाई मेरे फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव के कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो यहां पर समय आ गया है वेवी कर्व बनाने का। बना देते हैं वेवी कर्व। वेवी कर्व के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? चलो चैट में जल्दी से लिखो कि इसके वेवी कर्व के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 1 और 0, 2 1 और 0। ठीक है, प्रत्युष पूरी तरह से डिफरेंशिएट तब करते जब वो फैक्टराइज नहीं हो सकता। यहां पर तो हमारा फायदा हो गया कि भाई वो फैक्टराइज हो जा रहा है, फैक्टराइज हो जा रहा है तो भाई और अच्छा हो गया, 2 इतना सारा 1। ओके ठीक है, ठीक है, लेट अस चेक। सिंपल है, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर इसके जो जीरोस आ जाएंगे, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे सर, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2। ठीक है, 0 1 और 2। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा बेटा इसमें आप 2 से बड़ी कोई वैल्यू रखो। आप बोलोगे सर 2 से बड़ी वैल्यू 3 रख देते हैं, क्या बुरा है? जब 3 रखोगे तो यहां पर x की वैल्यू 3 ये पॉजिटिव रहेगा, जब यहां पर x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव रहेगा, जब यहां पर x की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है। तो वेवी कर्व कुछ ऐसा आएगा, वेवी कर्व कुछ ऐसा आएगा, ऐसा क्रॉस होगा, ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते क्या थे? हम चाहते ये थे कि ये फंक्शन, देखो तो क्वेश्चन में बोला है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाए। अगर क्वेश्चन है तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मिल गया भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कौन कौन सी वैल्यूज के लिए होगा? देखो तो 2 के राइट में चले जाएं या 0 से लेकर के 1 के बीच की बात करें तो इन वैल्यूज के लिए होगा वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही भूमि, बिल्कुल सही। तो देखो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से आंसर 2 बार बोल दिया भूमि ने, बताओ तो बेटा ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग कब रहेगा? ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन तब रहेगा जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है, या फिर x की वैल्यू या फिर 2 है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक दोनों में क्लोज ब्रैकेट्स, या फिर इसके साथ साथ x की वैल्यू 2 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है बेटा, चल हाँ बेटा बिल्कुल सही राघव, अगर ये स्ट्रिक्टली होता तो 0 का दरवाजा खोल देते। ठीक है, स्ट्रिक्टली होता तो 0 का दरवाजा खोल देते, बिल्कुल सही सोचा आपने। अगर स्ट्रिक्टली बोल देता तो यहां पर ओपन कर देते। इक्वालिटी मेंशन नहीं करते वहां पर। ठीक है, चल ये छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो सभी डन लिखो। इस एक्सरसाइज में बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर, ये बहुत हैरानी होगी आपको ये जान करके कि जो चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, ओके वर्धन कुछ बोलना चाहता है? हाँ, बाकी सबको अगर समझ में आ गया तो डन लिख दो। बोलो वर्धन। हाँ वर्धन बोलो। हाँ बोलो बेटा। मैं कह रहा था ये आपने पूरा डिफरेंशिएट तो किया ही नहीं, 2 भी तो आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। नहीं बेटा, वो वाला 2 देखो इधर ले लिया, ये देखो एक सेकेंड, देखो ये वाला जो 2 आ रहा है ना, देखो कौन कौन से 2 थे? एक ये वाला 2 सामने आया, ये वाला 2 इधर ले लिया, और फिर जब इसको डिफरेंशिएट किया तो ये 2 और ये 2 साथ में 4 लिख लिया यहाँ पर। आई चीज समझ में बेटा? एक बार और नहीं कर सकते सर इसको? कहां पर और करेंगे बेटा? एक ही टर्म है ना वर्धन, एक ही टर्म है ना। देखो कौन सा टर्म? हाँ 2x माइनस 2 का वो वाली चीज भी 0 चले जाएगी ना। ठीक है, सही बोला। ये वाला जो 2x माइनस 2 है ना, तो देखो तो जब अंदर में ये वाला टर्म बन रहा था, देखो पहले मैंने क्या किया, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट किया तो ये 2 सामने आ गया, फिर इसी वाली चीज को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से 2x और -2 का डेरिवेटिव 2, तो एक बार और करने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। ये वाला टर्म यहीं पर डिफरेंशिएट कर दिया ना बेटा, तो ये वाली चीज दोबारा करने की जरूरत ही नहीं। जो अंदर वाला टर्म है, जो रूट फंक्शन है, वहां तक पहुंच गए, ठीक है, तो फिर से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर खत्म हो गया। यही करेक्ट है, ठीक है। समझे क्या वर्धन? एक बार और डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं थी, करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। ओके चलो, ओके चलो, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है, थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। हाँ हाँ बेटा, एनसीईआरटी में वेवी कर्व नहीं है, लेकिन कल जो आप लोग बोल रहे थे कि सर वेवी कर्व से सॉल्व करो, वेवी कर्व से सॉल्व करो, वेवी कर्व से सॉल्व करो, तो वहां पर मैंने ये चीज बोली है कि एनसीईआरटी में कहीं नाम नहीं मेंशन किया है कि भाई वेवी कर्व मेथड है, ये वेवी कर्व मेथड है। यहां पर भी आपका मन था इसलिए ये चीज करनी पड़ी है, ठीक है। आपने बोला था सर वेवी कर्व से क्वेश्चन सॉल्व करो, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि क्वेश्चन में कहीं पर भी ये चीज मैंने नहीं लिखी है कि ये वेवी कर्व है। अब बिल्कुल सेम एनसीईआरटी करता है। एनसीईआरटी क्या करता है? एनसीईआरटी ये कर्व्स कहीं, ये वाली जो कर्व है ये नहीं बनाता है, ठीक है, ये वाली जो कर्व है नहीं बनाता है। तो एग्जामिनर आपसे ये वाले स्टेप के बारे में पूछेगा और ये वाले स्टेप के बारे में पूछेगा। ये जो वेवी कर्व है, मैंने कल भी सिखाया था, ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट होता है ना, कि मल्टीप्लीकेशन आपको प्रूव नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सेम चीज होती है ये वेवी कर्व के साथ भी, ठीक है। ये वाला वो चीज है जो आप अपने इंट्यूजन से, आप अपनी समझ से बताओगे, ओके, ठीक है। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन भी, हाँ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, चलो जल्दी से लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, लेट मी चेक, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस लेंगे भाई, और जल्दी से आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। आज टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करना है, ओके। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, जो क्वेश्चंस हैं अच्छे वो वाले सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि कोई अच्छा क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका प्रत्युष ने कुछ पूछा है। हाँ प्रत्युष, एक सेकेंड, नहीं शायद हैंड्स डाउन कर लिया, ओके ठीक है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन, देखो फंक्शन अभी के लिए ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, ओके। ये वाला फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वर्ड बोल दिया है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, इंक्रीजिंग तो है ना, तो सबसे पहला स्टेप तो फिर से जो चीज पहले से गीता में लिखी है कि सबसे पहली चीज क्या करनी है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ठीक है। आप बोलोगे सर यहां पर जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात होगी हमें इसको डिफरेंशिएट तो करना ही करना है, ठीक है। तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो देखो तो इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है 2x प्लस ए, 2x प्लस ए आ जा रहा है, ठीक है। अब फिर से सोचो दिमाग में क्वेश्चन कि ये फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 2 के बीच में, तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से सोच लेते हैं इस फंक्शन का ग्राफ कैसा हो जा रहा है, ठीक है। देखो तो अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा बेटा, ऐसा होगा इस फंक्शन का ग्राफ। मुझे नहीं पता ये एक्चुअली में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये देखो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा कुछ, ओके। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसको इरेज कर देते हैं, ये वाली चीज क्या आ जा रही है, ओके, ये वाली चीज नहीं है, ट्री जस्ट अ मिनट ना, इसको इधर उठा के इधर रख देता हूं मैं, ओके ठीक है। तो इस केस में अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, देखो तो जो कि है एक्चुअली में क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके, लेट मी टेक ग्राफ, ओके। चल तो यहां पर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये हो गया मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है।
ओके ओके ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू, अब चलो, अब मैं लूंगा बेटा, देखो रिप्लाई, हाँ मैं नहीं देख रहा हूं तो आप करते रहो, कोई बात नहीं। चलो ये देखो यहां पर, अच्छा यहां पर जो इंटरवल दिया है वो दिया है 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो चलो, एक तो x इक्वल्स टू 1 पे एक पॉइंट मिलेगा और दूसरा पॉइंट मिलेगा x इक्वल्स टू 2 पे, जिसमें जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो x इक्वल्स टू 1 पे आ रही है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर मिनिमम वैल्यू आएगी और यहां पर उससे बड़ी वैल्यू आएगी, पक्का पक्का। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है तो हमेशा अगर मैं फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू रखूं, अगर मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू रखूं, फंक्शन के अंदर वैल्यू रखूं 1, तो फंक्शन के अंदर अगर 1 रखेंगे तो फंक्शन के अंदर की जो 1 इसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा छोटा होगा जब फंक्शन के अंदर मैं x की वैल्यू 2 रख दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज है। आप बोलोगे अच्छा सर ऐसा है, ऐसी कोई बात है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव मिनिमम या मैक्सिमम किस पॉइंट पे देगा, मिनिमम या मैक्सिमम किस पॉइंट पे देगा। फंक्शन का डेरिवेटिव तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स पक्का पक्का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है सर, एफ डैश एक्स पक्का पक्का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें, मतलब ए इज ग्रेटर देन 0। हाय आनंद, उसमें स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, ओके ठीक है ठीक है, तो देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है तो देख लेते हैं, ओके। स्ट्रिक्टली नहीं बोलना चाहिए, ओके। चलो चलो, अच्छा, तो हाँ मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लें सर, एफ डैश एक्स विल बी ए स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस ए, और इस स्ट्रेट लाइन की मिनिमम वैल्यू, इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जा रही है वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट ही x की कुछ वैल्यूज के लिए आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है पॉइंट ऑफ इस इंटरवल में, जो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है वो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है x इक्वल्स टू 1 पे। तो मैं बोलूंगा कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि 2x प्लस ए, कहां पर, जहां पर मिनिमम मिलने वाला है, ठीक है, जहां पर मिनिमम मिलने वाला है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेटर देन, और यहां पर तो ग्रेटर देन 0 हो जाना चाहिए। कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे, x की वैल्यू हो जानी चाहिए यहां पर माइनस ऑफ, सॉरी x की वैल्यू यहां पर लेनी चाहिए प्लस ऑफ 1, x की वैल्यू ले लें प्लस 1, तो 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू मिलने वाली थी वो x इक्वल्स टू 1 पे मिलने वाली थी। इसी तरह से इसी चीज को देख के मैं बोल सकता हूं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 होनी चाहिए। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ 2 से जस्ट बड़ी होगी, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ 2 से जस्ट बड़ी होगी, ओके बेटा, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ 2 से जस्ट बड़ी होगी, ठीक है। चलो, तो अब देखो, जो आप बोल रहे हो कि सर हमारी बुक में तो, सर हमारी बुक में ये वाली चीज, स्ट्रिक्टली वाली चीज नहीं लिखी हुई है, बिल्कुल सही है। ये स्ट्रिक्टली वाली चीज अगर नहीं लिखेंगे तो यहां पर मैं ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू साइन भी ले लूंगा। अगर ये स्ट्रिक्टली वाली चीज नहीं लिखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले लूंगा, और जब मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू ले रहा हूं तो ए की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ 2 हो जाएगी, ए की मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना सा ही क्वेश्चन था, इतनी सी ही बात थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, एनसीईआरटी का, और जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, ओके ओके। इसके बाद वी शैल टेक क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन सा क्वेश्चन लेना है भाई, ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ले लेंगे, या इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 15 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद वी शैल टेक क्वेश्चन नंबर 15, ओके। चल ओके
ओके हाँ, चलो नोट कर लो बेटा, जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लो, थोड़ा सा जल्दी खत्म करना है। ओके हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली होता तो ए की वैल्यू -2 नहीं ले पाते, ए की वैल्यू -2 नहीं ले पाते, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आई एम सॉरी। ओके, सो फाइंड द लीस्ट वैल्यू में ए की वैल्यू -2 आ गई। चलो जल्दी से, जल्दी से, आई होप आप सभी ने ये वाली चीज नोट कर ली होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इज, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इज ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। इसमें से हम कुछ पार्ट्स करेंगे, इसमें से हम कुछ पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का कोई एक पार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। ओके क्वेश्चन नंबर 12। ओके चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स इजी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी कर लो और क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के कुछ पार्ट्स इजी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी करेंगे अभी, ठीक है। 12 का पार्ट बी क्या बोल रहा है देखो तो, विच ऑफ द फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अभी के लिए फंक्शन क्या है, अभी के लिए मेरा फंक्शन है, अभी के लिए मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये वाला फंक्शन है cos of 2x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos of 2x। ओके ठीक है, ये फंक्शन है। अच्छा तो ये फंक्शन बोल रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 0 to π/2 में कब होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अच्छा तो आप बोलोगे सर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, फंक्शन अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x का डेरिवेटिव। cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। अच्छा अब बात हो रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ठीक है, बात हो रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो मुझे चेक करना है कि क्या इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो इस इंटरवल में लेस देन 0 वैल्यूज दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके तो आप देखो कि इंटरवल का मतलब है x की वैल्यूज, तो अगर x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर के π/2 तक, अगर x की वैल्यू लाई कर रही है तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बेटा, 2x की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर के पाई के बीच में, 2x की वैल्यू लाई करेगी 0 से लेकर के पाई के बीच में। ओके ये दोनों ओपन ब्रैकेट्स हैं। अच्छा भाई ठीक है, अगर 2x की वैल्यू 0 से लेकर के पाई के बीच में लाई कर रही है तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या पता चलता है, यहां से ये पता चलता है कि भाई साइन 2x जो है, ठीक है, क्योंकि 2x की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रही है और साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी हमेशा, साइन 2x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि 2x की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच में लाई कर रही है। अच्छा लेकिन इसको मल्टीप्लाई तो किया जा रहा है -2 से ना बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया गया -2 से, तो दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। -2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x, इसकी वैल्यू हो जाएगी लेस देन 0। इसके लिए मैंने कौन सा डोमेन लिया भाई, इसके लिए मैंने कौन सा डोमेन लिया, इसके लिए मैंने ये वाला डोमेन लिया। तो इस वाले डोमेन में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर डोमेन के लिए ये फंक्शन हो जाएगा एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि x की वैल्यू 0 भी नहीं ली है मैंने, ठीक है बेटा। ओके चलो इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी देखते हैं, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो मैं वेट कर रहा हूं थोड़ी देर तक, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सी देखेंगे नेक्स्ट। ओके okay so those who have solved, can you please check whether question number 12 part C is a strictly decreasing function or not?
whether question number 12 part C is a strictly decreasing function or not. Okay. Okay. Okay, option A strictly decreasing. मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं. ओके, चल ठीक है. जिसको कोई डाउट है आप प्लीज घबराओ मत, डाउट सुन लिए जाएंगे, नहीं भी सुने जाएंगे तो मैं इसके बाद भी अवेलेबल रहूंगा. ठीक है अनंत देवराज, आप तो फ्रेश चैट पे भी मुझसे बात कर सकते हो, तो आप घबराओ मत. ठीक है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज आई आस्क्ड यू टू चेक फॉर तीसरा वाला. ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3. okay, so question number 12 part 3 is, or which is simply C wala part. This says that fx is equals to cos 3x. fx is equals to cos 3x. okay, ठीक है. तो यहां पर बोल रहे हैं हम fx is equals to cosine of 3x. fx is equals to cosine of 3x. okay, चल. अच्छा, तो आप बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा. मैं बोलूंगा देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x का डेरिवेटिव -3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3x, -3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 3x. ओके, चलो फंक्शन का डेरिवेटिव मिल गया. अच्छा, फिर से क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था. क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ था कि x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर के π/2 के बीच में. ओके, x की वैल्यू अगर लाई कर रही है 0 से लेकर के π/2 के बीच में, और मैं ये चाहता हूं ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए, तो आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले 3x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है. तो आप बोलोगे सर 3x की वैल्यू 0 से लेकर के 3π/2 के बीच में लाई कर रही है. मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है. अगर 3x की वैल्यू 0 से लेकर के 3π/2 के बीच में लाई कर रही है, तो आप बोलोगे सर sin 3x की वैल्यू क्या है. तो मैं बोलूंगा देखो बेटा, sin 3x पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करे, 0 से लेकर के पाई तक. ठीक है, ये वाली चीज पॉजिटिव होगी. ठीक है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी पाई से 3π/2 के बीच में, ये वाली चीज sin 3x नेगेटिव वैल्यूज देने लग जाएगा, क्योंकि ये कहां पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. sin 3x पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में. चलो, इसका मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x) है, वो हो जाएगा, फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 टाइम्स ऑफ sin 3x, ये वाली चीज हो जाएगी लेस देन 0 जब x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग कर रही है बेटा, 0 से लेकर के पाई तक बिलोंग कर रही है. और वैसे ही इसकी वैल्यू -3 टाइम्स ऑफ sin 3x, ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव ऑफ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू में, तो ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू लाई कर रही है पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में. तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन कभी कभी तो डिक्रीजिंग है. ठीक है, कभी कभी ये सब फंक्शन सर इंक्रीजिंग हो जाता है. अच्छा, कभी कभी डिक्रीजिंग है, कभी कभी इंक्रीजिंग हो जाता है, तो क्या बोलेंगे भाई इस फंक्शन के बारे में. ये फंक्शन ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. neither decreasing nor increasing. ठीक है, neither decreasing nor increasing हो जाएगा. ओके, कूल. चल, सभी को समझ में आ गया तो डन लिख दो बेटा. ओके, ठीक है प्रत्युष, बहुत अच्छा. हाँ, बहुत अच्छा प्रत्युष, आपको नहीं आया समझ में. ओके,
समवन वांट्स टू से समथिंग। हाँ, देवराज और वर्धन, आपका जो डाउट है मैं बता रहा हूं आपका डाउट क्या होगा। आपका डाउट ये है कि सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू मेरी तो a की वैल्यू मेरी तो -4 आ रही है, क्या ये डाउट है देवराज? यस सर। ये वाले डाउट है क्या? नहीं सर, मैंने तो 2 क्वेश्चन पहले में जो आपने कराया था ना, वो जब से मैंने हैंड रेस किया हुआ था आपने। हाँ आराम कर लो, हाँ ठीक है, काफी तेज बोल रहे हो तो ठीक है। ओके, जिसको ये डाउट है कि x की वैल्यू सर -4 आ रही है, वहां सॉरी a की वैल्यू -4 आ रही है और सर -2 -4 से छोटा है, वो एक बार फिर से सोचना कि फंक्शन को मैंने स्केच क्यों किया है, फंक्शन को मैंने इंक्रीजिंग क्यों दिखाया है। जो मिनिमम मिलेगा जहां पर 0 होगा वो वाला पॉइंट मेरा x = 1 ही होगा, ठीक है। तो देवराज का तो डाउट नहीं था। हाँ, राहुल कुछ पूछना चाहता है, राहुल अनम्यूट हो ही नहीं सकता। ओके, हाँ वर्धन बोलो तो बेटा, यही डाउट था क्या? क्वेश्चन में डाउट था कि अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो क्या आती है की वैल्यूज? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो a की वैल्यू आ जाती -4। -4 से लेस देन। हाँ, -4 से छोटा, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आती है a की -4, सबसे मैक्सिमम। हाँ 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 ठीक सर, है। यही पूछ। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जो नहीं समझ रहा है आप ये समझो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो इतना छोटा सा एक्सप्लेनेशन मत देखो, वो इंक्रीजिंग है। आप सोचोगे a की वैल्यू -4 होनी चाहिए, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां पर a की वैल्यू -2 या उससे बड़ी ही होनी चाहिए। ओके चलो, वर्धन का हो गया। राहुल आप बेटा लोअर कैसे करते हैं? हाँ देवराज, लोअर कर दिया मैंने हैंड, ठीक है चलो। ओके हाँ ठीक है राहुल, बहुत अच्छा। हाँ ओके, लेट अस इग्नोर द चैट्स बिकॉज कुछ लोगों को पढ़ना अभी तो नहीं पढ़ने का मन है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मुझे मीनिंग समझानी है आपको, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट? डिसजॉइंट फ्रॉम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का जो अभी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो तो क्या बोल रहा है बेटा। चलो, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो मतलब कुछ एक इंटरवल दिया हुआ जिसमें से -1 to 1 हम निकाल दे रहे हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, देखो यहां पर बोल रहा है फंक्शन f गिवन बाय, तो फंक्शन fx क्या है बेटा? फंक्शन fx है x + 1/x, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन मैं सारे के सारे रियल नंबर्स में से ये वाले टर्म्स, ये वाला इंटरवल निकाल दूं, ये वाला इंटरवल निकाल दूं, तो जो बचा हुआ इंटरवल है उसके लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए आई में, ठीक है। इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम का मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मैं क्या निकाल दे रहा हूं? -1 से +1 के बीच वाली सारी वैल्यूज निकाल दे रहा हूं। ओके, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, यही वाली चीज हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर से हमेशा की तरह शुरू कैसे करना है? क्वेश्चन को शुरू करना है फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो फंक्शन का निकाल दिया मैंने डेरिवेटिव, फंक्शन का निकाल दिया डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x², ठीक है। तो फंक्शन का जो फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, मैं पूछूंगा बेटा फंक्शन के जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं आपके हिसाब से? फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो आप क्या बोलोगे भाई? बोलो तो फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स, जब ये वाली चीज 0 हो जाए, जब ये वाली चीज 0 हो जाए। ओके, ये वाली चीज 0 कब कब हो सकती है? ये वाली चीज 0 हो सकती है x = +1 और x = -1 पे। और ये वाली चीज डिफाइंड कब नहीं होगी? ये वाली चीज x = 0 पे डिफाइंड ही नहीं होगी। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, जब मैं ये वाली चीज एक्सक्लूड करूंगा अपने सेट से, तो अपने आप x = 0 भी उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। जब मैं -1 से +1 के बीच वैल्यूज एक्सक्लूड करूंगा तो अपने आप 0 भी वहां से एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए +1 एंड -1, ठीक है। तो x = 0 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। और अच्छी चीज है, बोल रहा है कि यहां पर जो इंटरवल है सेट ऑफ रियल नंबर्स में से मैं ये इंटरवल निकाल दूं, इसका मतलब मैं 0 को भी निकाल दे रहा हूं, ठीक है। उसमें 0 भी नहीं है,
तो ये फंक्शन मुझे पता है कि x इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, और अच्छा है x इक्वल टू 0 पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं होगा, तो उसके डोमेन से 0 निकाल दिया गया है। ये चीज अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। तो अभी के लिए रियल नंबर लाइन पे मेरे पास कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा, जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जा रहा है। तो एक पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1। एक पॉइंट है -1 और दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू 1, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। अच्छा, तो मैं आपसे बोलूं, देखो मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव तक पहुंचना है। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जहां पर मैं फंक्शन दे देता था आपको और बोलता था उसका रेंज क्या आ जा रहा है, ठीक है, उसका रेंज क्या आ जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही सोचना है इस फॉर्म को, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूंगा कि मान लेते हैं कि x की वैल्यू, क्योंकि एक इंटरवल है ये, दूसरा इंटरवल है, एक इंटरवल बनेगा मेरा ये बेटा, दूसरा इंटरवल बनेगा ये, और तीसरा इंटरवल बनेगा ये, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये बनेंगे मेरे इंटरवल्स। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू -1 से लेकर के x की वैल्यू +1 के बीच लाई कर रही है, ठीक है। मैं इक्वालिटीज के बारे में सोच ही नहीं रहा। क्यों नहीं सोच रहा? क्योंकि यहां पर एक वर्ड दिख गया मुझे स्ट्रिक्टली, तो अभी इक्वालिटीज के बारे में मैं नहीं सोच रहा, ठीक है। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में है, तो मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। ये वाली चीज जो यहां पर दिख रही है आपको, इसको फंक्शन के डेरिवेटिव तक पहुंचाना है। मतलब आपको क्रिएट करना है कि अगर x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 - 1/x², उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। सिंपल सी ये चीज देखनी, ठीक है। चलो, तो अब मैं ऐसा बोलूंगा कि देखो बेटा, जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच है, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? x² की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। अब आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हो क्या? यहां से यहां तक पहुंच सकते हो क्या? x² की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो जा रही है, ठीक है। तो इसके आगे आप सोच सकते हो क्या, कैसे मैं पहुंचूं 1 - 1/x² तक? कैसे मैं पहुंचूं 1 - 1/x² तक बेटा? कैसे मैं पहुंचूंगा वहां पर? कोई ट्राई कर सकता है क्या इसके बाद? इसका मतलब देखो, यहां पर x² की वैल्यू 0 से लेके 1 तक बोलने का मतलब है कि मैं ये बोल रहा हूं कि x² की वैल्यू <1 हो जा रही है, ठीक है। x² की वैल्यू हमेशा <1 है, ठीक है। x² की वैल्यू अगर हमेशा <1 है, तो 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी? >1 हो जाएगी, बिल्कुल सही। 1/x² की वैल्यू हो जाएगी >1। 1/x² की वैल्यू हो जाएगी >1। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब दोनों तरफ में, या फिर मैं सिंपली इस 1/x² को RHS में लेके चले जाऊं, तो देखो, तो ये ऐसा बन जाएगा 0 will be greater than 1 - 1/x²। 0 will be greater than 1 - 1/x², ठीक है। बहुत ही आसान सी चीज, लेकिन ये है क्या? 1 - 1/x² क्या था? 1 - 1/x² क्या था? वापस चले जाते हैं अपने क्वेश्चन में। 1 - 1/x² था मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव। तो कितनी खूबसूरत सी चीज मिल गई भाई, फंक्शन का डेरिवेटिव। देखो तो 0 इज ग्रेटर देन फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव <0 है, <0 है। कहां <0 है? वहां <0 है जहां पर x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में। जब x बिलोंग करता है -1 से लेकर के +1 के बीच में, ठीक है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर <0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? फंक्शन मेरा फंक्शन है एक डिक्रीजिंग फंक्शन, जब फंक्शन का डेरिवेटिव <0 हो जा रहा है। ओके, एक सेकेंड। ओके, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके बेटा, हाँ ठीक है। जस्ट ए मिनट में चैट देख लेता हूं। प्रत्युष पता नहीं क्या बोल, लास्ट स्टेप बता दीजिए प्लीज, नहीं समझ में आया। हाँ बेटा, लास्ट स्टेप क्या हुआ है? देखो तो, पता नहीं आपने कब पूछा था ये क्वेश्चन, बट लास्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं मैं? देखो, यहां पर मैं अब इंटरवल्स डिवाइड कर दे रहा हूं। इंटरवल्स कैसे डिवाइड कर दे रहा हूं भाई? इंटरवल्स कैसे डिवाइड कर दे रहा हूं? x² से। ओके ठीक है, वर्धन बोल रहा है लैगिंग आ रहा है, ठीक है, मैं देख लेता हूं बेटा उसको भी। ओके, चलो एक बार देखो, जिसको जो स्टेप नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है।
फिर से समझा दे रहा हूं, तो जिसको समझ में नहीं आया उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। तो आई दुनिया में कोई भी इंटरवल हो, लेकिन उसमें -1 to +1 नहीं आ रहा है, -1 to +1 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f given fx is equals to this, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। ये तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो i की बात कर रहा है वो मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है, एक्सेप्ट 0 के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात नहीं हो रही है अभी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप बोलोगे कि सर ये वाला फंक्शन तो x इक्वल्स टू 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, तो उसके डोमेन से क्या निकाल दो, x इक्वल्स टू 0 निकाल दो। मैं बोलूंगा जब क्वेश्चन बनाने वाले ने खुद ही बोल दिया कि -1 से +1 के बीच सारी वैल्यूज निकाल दो, तो 0 तो अपने आप ही एक्सक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। तो बस वो वाला ट्रिक मैं फॉलो करने वाला हूं अब। अच्छा, तो अभी के केस में फंक्शन fx दे दिया x + 1/x, ठीक है, ये दे दिया मेरा फंक्शन fx। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक है। सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दिया जब आपने, तो देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हो बेटा, देखो तो यहां पर ये देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ये जब इक्वेट करते हो आप x-2 को 0 से, x-1 को 0 से, x को 0 से, तो यही तो बनते हैं मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यही बन जाएंगे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स भी अभी, ठीक है, यही बन जाएंगे मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स भी अभी। चलो, तो यहां से वो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है, यहां से वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं प्लस और -1। लेकिन आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, उसके लिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी नहीं डिफाइंड है। मैं बोलूंगा चलेगा, x की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अच्छा, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर दिया जैसे कि हम वेवी कर्व में प्लॉट करते थे। अब इसमें 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहली चीज बोल रहा हूं कि पहले वो वाला इंटरवल चेक कर लेते हैं, जिसके लिए बोल रहा है कि ये डिक्रीजिंग नहीं होगा, जिसके लिए बोल रहा है कि इंक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वो इंटरवल कौन सा है जिसके लिए इंक्रीजिंग नहीं होगा, बोल रहा है -1 से लेकर के +1 तक। चल, तो -1 से लेकर के +1 तक मैं सारी वैल्यूज कंसिडर कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं x की वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच लाई कर रही है। अच्छा, तो यहां पर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब x² तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0 है। मैंने x² को <1 केवल इसके लिए सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जब 1/x² लेते हैं ना बेटा, तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है, ठीक है, इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है। तो मैंने इनइक्वालिटी स्विच कर दी। ओके, फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि 1/x² को RHS में ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा 1 - 1/x², और इसकी वैल्यू <0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू <0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव <0 है, x बिलोंग्स टू +1 to -1, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट नहीं है इसके डोमेन में। वो कौन सा पॉइंट है जो इसके डोमेन में नहीं है, जहां पर ये डिक्रीजिंग नहीं है, वो वाला पॉइंट निकाल दो। जहां पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, वहां पर इसका डेरिवेटिव <0 नहीं होगा। मैं बोलूंगा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, fx is decreasing for all x belongs to -1 से +1 -0 एक्सेप्ट 0। -1 से +1 सारी वैल्यूज लेंगे, लेकिन 0 को एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। इफ अब मैं ऐसा बोलूंगा, अगर x की वैल्यू (-1) है या फिर x की वैल्यू >1 है, क्योंकि -1 से +1 तो चेक कर चुके हैं, तो अब x की वैल्यू (-1) ले लेते हैं या >1 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जब x की वैल्यू (-1) है या x की वैल्यू >1 है, x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेटा, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है या x की वैल्यू 1 से बड़ी है, हमेशा x² की वैल्यू >1 हो जाएगी, हमेशा x² की वैल्यू >1 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये केस है तो 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x² की वैल्यू अभी सिखाया, जब रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाती है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ले लिया और इनइक्वालिटी स्विच हो गई, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। कौन कौन से इंटरवल्स में, x की वैल्यू -1 से छोटी और x की वैल्यू 1 से बड़ी, ठीक है।
अब आप बोलोगे सर यहां से भी हम एफ डैश एक्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? 1/x² को RHS में भेज देते हैं, तो ये वाली चीज हो जाएगी 0 इज लेस देन 1 माइनस 1/x²। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव ही ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का डेरिवेटिव ही पॉजिटिव है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन क्या होगा? एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर, यहां से लिखूंगा मैं, देखो यहां से मैं बोलूंगा देयरफॉर fx is increasing for all x belongs to 1 से लेकर के इंफिनिटी, इनफैक्ट पहले तो माइनस इंफिनिटी से लेकर के मुझे लिखना पड़ेगा -1, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी। कैसे आया समझ में? ये वाली चीज कैसे मिली मुझे? ये देखो तो ये 2 इंटरवल्स में मैंने ब्रेक कर दिया था, ये वाले केस में ब्रेक कर दिया था, ठीक है। चल हाँ ईश्वर बोलो बेटा, बाकी लोग नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया तो डन लिख दो और नोट कर लो इसको, ठीक है। सर अगर डायरेक्ट ही आप नीचे वाला कर लेते तो? कौन सा मतलब बेटा? जो डिसजॉइंट इंटरवल है उसको छोड़ के डायरेक्ट ही इसका कर लेते तो? नहीं, तो मुझे ये प्रूफ कर, देखो इसमें एक छोटी सी चीज छूट जा रही थी, इसमें जो चीज मिस हो रही थी वो ये थी कि 0 पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो जा रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो मुझे ये चीज एक्सप्लेन करनी थी कि 0 पे ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो रहा है, आई चीज समझ में? अगर डायरेक्ट कर लेते, अरे व्हाट हैपेंड, समवन हैज एक्सेस टू माय स्क्रीन क्या? ओके, अगर डायरेक्ट कर लेते तो बेटा ये वाला पॉइंट मैं नहीं बता पाता, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलता कि यहां पर इंक्रीजिंग तो है, लेकिन क्या हम ये बोल पाते कि -1 से +1 के बीच इंक्रीजिंग नहीं है? नहीं, वो वाली चीज मैं नहीं बता पाता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है जो एक बार नेगेटिव होता है और फिर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां पर बेबी कर्व एग्जैक्टली यूज नहीं हो पाएगी, आई चीज समझ में? क्यों नहीं यूज हो पाएगी? क्योंकि 1/x क्या है? x⁻⁻1 है, तो x⁻⁻1 क्या एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है? नहीं होता है, तो वहां पर बेबी कर्व पूरी तरह से यूज नहीं हो पाता, वहां पर उसको डिवाइड खुद से करना पड़ता है कि भाई -1 से +1 के बीच नेगेटिव है, इसके राइट में पॉजिटिव है, इसके राइट में पॉजिटिव है। यहां पर ऐसा हो जा रहा है कि बेबी कर्व जैसा दिख रहा है कि एक कर्व आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव चले गई होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है हमेशा, ठीक है। समझ में आया क्या ईश्वर? चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। ओके चलो बेटा, ओके हाँ भाई ओके ठीक है, few of you, हाँ, so few of you do not deserve the replies, मैं उन्हें नहीं दूंगा। बाकी सभी को समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया तो डन लिख दो, ठीक है। so in case someone is disturbing you, आप प्लीज नोट करो। ओके कूल, चलो फंक्शन अगर आप नोट कर लोगे तो जल्दी से बोल देना कि सर नोट हो गया है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ डन, चलो बहुत अच्छा तुषार, राघव, ठीक है। ओके कूल, चलो सही है। नेक्स्ट थिंग इज वी शैल डिस्कस अबाउट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टुडे, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिए हैं, और नाउ वी शैल स्टार्ट टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। जो कि आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, so let us start tangents and normals, okay, TAN, tangents and normals, okay, ठीक है cool। तो देखो tangents and normals बहुत सिंपल सी चीज है, आपने ऑलरेडी पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ ली है, ठीक है। तो देखो यहां पर सिंपली क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई कर्व कुछ ऐसी है, ठीक है, ऐसी मेरे पास कोई कर्व है, ओके। अब मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं इस कर्व का, ठीक है, सपोज मेरा पॉइंट है, ओके एक सेकंड, ये हो गया मेरा वो पॉइंट, ओके ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो कैसे लिखेंगे? अब आप बोलोगे सर हमने जिंदगी में जितनी भी कर्व देखी है वो पैराबोला, हाइपरबोला,
क्या क्या बोला, ये सारी कर्व्स देखी है, ठीक है। हमने बाकी किसी कर्व के टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन नहीं याद किया। तो ये सबसे जरूरी चीज है उस चीज के लिए, वो वाले फॉर्म के लिए जिसमें कि आपको टेंजेंट्स और नॉर्मल्स के इक्वेशन याद ही नहीं करने, ठीक है। ये बहुत जादू वाली चीज होगी कि जितना भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है वो सारी की सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपकी रिवाइज हो जाएगी। आपको पैराबोला, हाइपरबोला, किसी के भी टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन नहीं याद रखने, ठीक है। चलो ये वाली चीज होगी अभी और आप देखना कि क्यों नहीं याद रखने, ठीक है। चलो मान लेता हूं कि ये मेरी कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म की, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के फॉर्म की, ठीक है। अब मुझे बोला जाता है कि इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है x1, y1, इस कर्व पे कोई एक पॉइंट है x1, y1, ओके, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे बोला सपोज किसी ने कि सर आप जरा बताइए कि x1, y1 पे जो इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये मान लेते हैं वो टेंजेंट है, ये मान लेते हैं मेरा टेंजेंट है, ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा टेंजेंट है। तो बोल रहे हो आप कि सर इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। मैं बोलूंगा कि तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तुमने मेरा काम कैसे आसान कर दिया? मैं बोलूंगा बेटा तुमने टेंजेंट के इक्वेशन या किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट एक लाइन होती है। टेंजेंट अगर एक लाइन होती है तो लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए चाहिए एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। अच्छा अब स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप का मतलब होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाता है स्लोप। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप बोलोगे सर सिंपली इस कर्व पे जो स्लोप होगा वो हो जाएगा dy अपॉन dx। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट का नाम बोल देते हैं x1, y1। x1, y1 पे dy अपॉन dx निकाल लेंगे, यही बन जाएगा मेरा स्लोप। स्लोप क्या होता है बेटा? स्लोप ये तो होता है इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है, ये जो एंगल थीटा बना रहा है यही वाली चीज तो होती है मेरा स्लोप, ओके। तो आप बोलोगे सर फिर टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैं बोलूंगा जब तुम्हारे पास पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है y1, ठीक है, x1, y1 ये पॉइंट है, सॉरी, तो ये वाला हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स ऑफ, स्लोप का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पर? पॉइंट हो जाएगा x1, y1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ठीक है। तो देखो अभी तक हम क्या करते थे, हम यहां पर लिखते थे स्लोप ऑफ लाइन पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए एंड सो बहुत सारे अलग अलग कर्व्स के लिए, ठीक है। ये वाली चीज अब आसान हो जाएगी, ये वाली चीज अब बहुत सिंपल हो जाएगी जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन लिखना है, अगर मुझे टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ कर्व का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट एट अ पॉइंट टू अ कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चल हाँ वर्धन बोलो बेटा। तो सर जो हमने 11th में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाँ बेटा, तो सर उसका क्या यूज रह गया? सर हमने तो बहुत सारी पढ़ी थी वो। उसमें देखो जब हम लोग बात करते हैं दो हाइपरबोला के इंटरसेक्शन की या वैसी वाली कोई चीज जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल का रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टर सर्कल आता है ना बेटा, ठीक है, तो ये वाली चीज जब डायरेक्टली आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहां पर काम आएगी, ठीक है। वरना बिलीव मी, मैं किसी भी, मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किसी भी कर्व के टेंजेंट नॉर्मल के वैसे मुझे इक्वेशंस याद हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, पर अपने समय में मैंने याद नहीं किए थे, ठीक है। तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। ओके हाँ देवराज बोलो बेटा। तो सर हमें जो डेरिवेटिव निकालना उस पॉइंट पे निकालना है ना, जिस पॉइंट के अलॉन्ग वो टेंजेंट हमसे पूछ रहा है। हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव। हाँ, जिस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, जिस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है उसी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव निकाल दो,
सिंपल सी Okay, चीज है, ठीक है। और वो वाला पॉइंट रख दो इक्वेशन में, ठीक है। ओके ओके सर। ओके कूल, चलो हाँ बेटा बोलो मुबासिर। सर तो फिर अगर 11th में ये सर ये टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन हाँ इम्पोर्टेंट बेटा सर देखो अगर ये मैं वाली बताता हूँ, हाँ देखो बेटा बेटा क्या फायदा होता है जब कभी आप जेई मेंस का एग्जाम लिखोगे ना, तो आपको अगर डायरेक्टली याद रह जाए, अगर आपको डायरेक्टली याद रह जाए कि भाई इसके टेंजेंट का इक्वेशन तो यही है, ठीक है। जैसे मैं पैराबोला की बात करता हूँ, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होता है उसके टेंजेंट का इक्वेशन, तो अगर डायरेक्टली याद हो जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सोचने लग जाते हो कि अरे ये वाली कर्व पैराबोला है या हाइपरबोला है या सर्कल है। जब ये कंफ्यूजन हो कि उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना हो, तो बेटर है कि आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अप्लाई करो वहां पर, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है चलो चलो ये समझ में आ गया, तो इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे सर टेंजेंट तो बना दिया, नॉर्मल किधर है? मैं बोलूंगा आने वाला है बस नॉर्मल। अरे नॉर्मल के लिए क्या करना है, नॉर्मल वो लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये देखो, तो ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, ये बन जाएगा मेरा नॉर्मल, ये बन जाएगा मेरा नॉर्मल। तो ये वाला जो स्लोप होगा, अब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल की, अब मैं बात टेंजेंट की नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल की। ये था मेरा टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का स्लोप अगर आप सभी बता दोगे इस छोटी सी चीज का आंसर कि टेंजेंट का स्लोप अगर dy अपॉन dx था, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो तुरंत अभी लिख लेते हैं और समझ में आ जाएगा। ओके, मैं बोलूंगा बेटा ये देखो, मैं बोलूंगा कि हाँ भाई चलो टेंजेंट का स्लोप था, स्लोप ऑफ टेंजेंट था अगर dy अपॉन dx, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट पे dy अपॉन dx निकाल के नहीं छोड़ देना, ठीक है। स्लोप की वैल्यू के लिए वो वाला पॉइंट भी चाहिए, x1 y1 वो वाला पॉइंट भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाइड बाय जब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये जब सर -1 होता है तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं, टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के उसका स्लोप ले लेंगे, या टेंजेंट का स्लोप निकाल के नॉर्मल का इक्वेशन डायरेक्टली निकाल लेंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, टेंजेंट का स्लोप है dy अपॉन dx। फिर से मैं ये वाली चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये किसी पॉइंट पे है x1 y1, तो स्लोप निकालने के बाद वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये वाली चीज -1 के बराबर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, ये नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1। सिंपल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया तो नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख लेते हैं। अब मुझे पता है कि आप सभी बोर हो रहे हो और आपको नॉर्मल का इक्वेशन समझ में आ चुका है, तो फिर से एक बार रिवीजन के लिए ही लिख लेते हैं कि भाई अभी भी पॉइंट मेरा P इधर बैठा हुआ है, ठीक है, इंतजार कर रहा है किस चीज का? नॉर्मल के इक्वेशन का। अच्छा इसका इंतजार पूरा हुआ, नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो भैया पॉइंट मेरे पास है, स्लोप मिल गया उस लाइन का जो उस पॉइंट से पास कर रही है, और वो लाइन है मेरी नॉर्मल जिसका स्लोप अब है माइनस ऑफ dx अपॉन dy, जबकि टेंजेंट का स्लोप था dy अपॉन dx, ठीक है। पॉइंट मेंशन कर देता हूं x1 y1 पे ये वाली चीज हो रही है, और ये वाली चीज भी थी x1 y1 पे, ठीक है। चल x1 y1 पे, तो मैं सिंपली जैसे टेंजेंट का इक्वेशन लिखा वैसे ही मैं नॉर्मल का इक्वेशन भी लिख सकता हूं, और नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा सिंपली देखो तो नॉर्मल का इक्वेशन दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा। फिर से वही लाइन का इक्वेशन लिखना है, सिंपली भूल जाओ कि उसका नाम क्या है, नाम बड़ा नहीं है, उसका काम ज्यादा बड़ा है उससे, वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, तो उसका स्लोप हो जाएगा माइनस ऑफ dx अपॉन dy, ठीक है। और किस पॉइंट पे होगा ये वाली चीज? ये वाली चीज होगी पॉइंट x1 y1 पे मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ओके। क्योंकि पॉइंट तो चेंज हुआ नहीं, केवल स्लोप चेंज हो गया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइन का, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें। आप बोलोगे सर आसान था, मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा आसान था। ओके हाँ बोलो बेटा मुबासिर, बोलो बेटा, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, चलो जल्दी से बोलो। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के। सर पिछली बार का ही है ये। अच्छा पिछली बार का ही है क्या? बोलो बेटा वर्धन। हाँ तो सर मैं ये कह रहा था हाँ
क्या भूल गया सर। हाँ सर, जो बाकी सारे हमने जो वो पढ़े थे पैराबोला हाइपरबोला वगैरह, उन सबका इससे डिराइव हो जाएगा ना? डिराइव हो जाएगा, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो याद रखना हाँ सर। पड़ेगा, याद रखना यस सर, पड़ेगा। यस सर। और अगर 2-3 बार कर लोगे, मैं मेरे से जल्दी से हो जाता, तो अगर 2-3 बार कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 2-3 बार में प्रॉब्लम नहीं होगी, 2-3 बार के बाद जल्दी जल्दी होने लग जाएगा वो डिराइव, ठीक है। चल, यस सर। ओके ओके, अब चल। डायरेक्टली तो निकालना है स्लोप, मतलब कोई टेंशन हाँ, नहीं कुछ नहीं करना है, अब आराम से हो जाएगा, माइनस ऑफ dx अपन dy, ओके। है। ओके, ठीक है, चलो चलो बेटा, डन। अब आप बोलोगे कि सर एक दो क्वेश्चंस कर लिए जाएं शगुन के लिए, तो बिल्कुल शगुन का क्वेश्चन कर रहे हैं। शगुन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है भाई, ठीक है। तो ये मत बोलना कि सर आसान आसान क्वेश्चंस करा दे रहे हो एनसीईआरटी के, क्योंकि शगुन में जो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, वो आसान क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो चल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का। इसके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वाला एक्सरसाइज आज ही ट्राई करोगे, ठीक है। ये वाला एक्सरसाइज आप आज ही ट्राई करोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करता हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करता हूं, चलो। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equals to x cube minus 3x plus 2 at the point whose x coordinate is 3, ठीक है। तो देखो, अब आपको यहां पर कौन सी कर्व दिख रही है? क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा होगा, और आपको भी नहीं पता, और यही फायदा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या होता है कि आपको उस फंक्शन का ग्राफ पता होता है, ठीक है। यहां पर इसका ग्राफ नहीं पता, तब मेरे लिए काम आएगा। पता नहीं इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने ऐसे रैंडमली एक आर्बिट्री ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो पॉइंट है x इक्वल्स टू 3। तो यहां पर कोई पॉइंट है बेटा बैठा हुआ, कौन सा पॉइंट? यहां पर कोई पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3। अब x इक्वल्स टू 3 पे y कुछ होगा, यहां पर इस वाले पॉइंट को 3, y कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता। y की वैल्यू y1 ले लेते हैं, y1 देते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। लेकिन कर्व क्या है? कर्व है y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये मेरी कर्व है, ठीक है। तो इस कर्व का डेरिवेटिव ही देखो, यही वाली चीज इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप, अब देखो आपको पता है कि इस कर्व पे x कोऑर्डिनेट हो गया 3, ठीक है। तो इस कर्व पे x कोऑर्डिनेट हो गया 3, तो सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो पॉइंट निकालना है जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। वो पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ होगा मेरा टेंजेंट, ऐसा कुछ दिखने वाला होगा। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, तो गंदी ड्राइंग, इसको मैं डायरेक्टली डेस्मोस पे बना देता, ओके। चल, ओके ओके, कूल। हाँ, देखो तो बेटा, ये ऐसा हो गया मेरा टेंजेंट, ये हो गया मेरा टेंजेंट ही। अच्छा भाई, ये मेरा टेंजेंट है और पॉइंट है 3, y। मुझे सबसे पहले वो पॉइंट निकालना जहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना, वो पॉइंट का आपको ऑर्डिनेट चाहिए। अब सीसा तो पता ही है, तो रख दो x की जगह पर 3, x की जगह पर 3 रख दिया, तो क्या आ गया बेटा? देखो तो, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 प्लस 2, ठीक है। तो कितना मिल गया बेटा मेरा y? किसी ने आंसर लिखा है क्या? 24 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, ध्यान से देख लो भाई। रिया, हाँ आपसे हो गया, ठीक है। तुषार, ओके। प्रखर, स्लोप स्लोप भी निकालेंगे, हाँ ठीक है, ठीक है। पता चल गया, गलत हो गया तो और अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो स्टिल लैग कर रहा है क्या बेटा? मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो बहुत स्टेबल है, पता नहीं कैसे लैग कर रहा है, ओके। स्लोप इज इक्वल टू 24 बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? यहीं से तो दिख रहा है, नो लैग। कोई बोल रहा है कोई लैग नहीं है, हाँ भाई। तो देखो तो 27 माइनस 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो मेरा जो ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई 20, उसकी वैल्यू आ गई 20। अच्छा भाई, अच्छा, ओके, ठीक है। थोड़ा सा अभी लिखना बंद करो, ठीक है। तो आपको वो पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप हो जाएगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, और माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 3, और प्लस 2 को तो एज इट इज छोड़ देंगे भाई, उसका डेरिवेटिव तो चला गया, मिल गया मुझे, ठीक है। अच्छा,
dy अपॉन dx कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, x इक्वल्स टू 3 पे निकाल रहे हैं। तो यही वाली चीज के लिए मैं बोल रहा था कि dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू 3, x1 y1 पे, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी 27, x की वैल्यू 3 रख दी, -3 दैट इज 24, ठीक है। सिंपली कुछ तो बोल रहे हो। आंसर इज 24, ओके ठीक है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन स्लाइड। हाँ सर, मैं स्लोप की बात कर रहा था। ओके मुबाशिर, ठीक है। रिया कुछ बोल रही है, नो सर आंसर इज 24, पता नहीं क्या बोल रहे हो। ओके ठीक है, चलो तो स्लोप मिल गया। अच्छा अब देखो, अगर मुझे, देखो क्वेश्चन तो यहीं तक का था कि भाई आपको स्लोप निकालना है। अगर मुझे कोई बोल दे कि मुझे टेंजेंट का इक्वेशन दे दो, तो आप क्या बोलोगे? अभी देता हूं टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आप बोलोगे सर टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस v1 इज इक्वल slope that is dy upon dx at which particular point at point x equals to 3 multiplied by x minus x1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट का इक्वेशन, ये हो जाएगा मेरा टेंजेंट का इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, ठीक है। अच्छा तो भाई ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू हो जाएगी y माइनस 20 multiplied by y minus y1 is equals to slope that is 24 times of x minus 3, ओके ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको इधर उधर सॉल्व कर लोगे और टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन केवल इतना ही पूछ रहा था, इसके ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है। ये वाली चीज हमने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया है, ठीक है। सर स्लोप से ये इक्वेशन ओके ठीक है। चल आई गेस आप सभी को ये वाली छोटी सी चीज समझ में आ गई होगी। कोई कुछ पूछना चाहता है? ओके बोलो वर्धन, फिर भूल मत जाना, बोलो बेटा। सर मैंने सर स्लोप 24 ही तो कहा था, आपने कह रहे गलत है। नहीं मैंने सोचा नहीं था ठीक है, मैंने देखा नहीं था, मैंने नहीं कैलकुलेट किया था ना। अब मैं ये क्वेश्चन थोड़ी ना कैलकुलेट करके बैठा हूं यहाँ, तो सही है, सही था। पता नहीं सर मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसी गलती अरे कर दी। नहीं, इतना छोटा सा गलती, इसको गलती नहीं मानते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली गलती को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्लास 45 तक है, तो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। ओके कौन सा ले लें? क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। इससे आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि अगर मैं किसी पैराबोला के टेंजेंट निकालने की कोशिश करूं तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस। किधर भाग गया, किधर भाग गया, ये रहा। ओके ये आ नहीं रहा इधर, चलो इसको डिलीट कर देता हूं, मैं फिर से ले लेता हूं। ओके ठीक है, एक सेकेंड। ओके ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज टेक द पिक टू हियर। Okay, find the slope of normal to curve x is equals to 1 minus a sin theta, y is equals to b cos square theta at pi by 2, ठीक है। तो यहीं से समझना कि कैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी चीजों को आपका एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। अब याद करो, यहां पर मैं जो एक्स्ट्रा चीजें ले रहा हूं वो वाली चीजें मैं पहले काउंट कर ले रहा हूं, ठीक है। अब याद करो कि जब भी मैं किसी पैराबोला को डिफाइन करता था तो मैं बोलता था x इज इक्वल्स टू ये पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे? 80 स्क्वायर 280। तो x ले लेता था 80 स्क्वायर, y ले लेता था 280, ऐसा ले लेता था, ठीक है। वैसे ही जब भी मैं किसी सर्कल को डिफाइन करता था तो मैं ले लेता था x इज इक्वल्स टू उसका रेडियस a टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा। वैसे ही जब मैं किसी एलिप्स को डिफाइन करता था तो क्या ले लेता था? a cos थीटा और b sin थीटा, ये लेता था क्या?
ए cos थीटा बी sin थीटा sec थीटा tan थीटा, इंट्रोडक्शन स्लाइड ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आयुष बोल रहा है। ओके ओके आयुष, सुन लिया बेटा। चलो बेटा मैं थोड़ा सा क्लास खत्म हो जाने दो, उसके बाद दिखा दूंगा, ठीक है? अभी दूसरों का थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो मैं बस इतनी सी बात है, इससे भी आगे नहीं जा रहा हूं। मैं अभी के लिए बोल रहा हूं कि देखो, जैसे पुराने जमाने में हम रिप्रेजेंट करते थे ना, पुराने जमाने में हम रिप्रेजेंट करते थे किसी पैराबोला को या किसी सर्कल को, वैसे ही अब किसी दूसरी कर्व को रिप्रेजेंट किया। मुझे नहीं पता ये कर्व क्या है, ठीक है? और देखो इसके नॉर्मल का इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हो। वैसे ही मैं पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला, उनके भी नॉर्मल का इक्वेशन आसानी से निकाल सकता हूं, ठीक है, जनरल फॉर्म में भी। अच्छा, तो आप बोलोगे सर यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हो रही है, इक्वेशन तक भी नहीं पहुंच रहा है, तो यहां पर सर क्या दिया हुआ है? ये वाली चीज क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? जहां से मैं बोलता हूं कि x की वैल्यू है 1 माइनस a टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा और y की वैल्यू है b टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? अच्छा, तो मैं आपसे बोलूं कि अगर कहीं ना कहीं मुझे चाहिए dy अपॉन dx, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? dy अपॉन dx पहुंचने के लिए, क्योंकि ये एक अलग पैरामीटर थीटा के फॉर्म में डिफाइंड है, तो आपको चाहिए dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, ठीक है? दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। आप बोलोगे सर dy अपॉन डी थीटा आ रहा है, dy अपॉन डी थीटा आ रहा है, देखो तो सर यहां पर b क्योंकि कांस्टेंट है और cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव है 2 टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव है सर माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा, तो ये वाली चीज सर कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है? वैसे ही मैं बोलूंगा बेटा आप मुझे बताओ dx अपॉन डी थीटा क्या आ रहा है? dx अपॉन डी थीटा ज्यादा इजी है निकालना, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है? फिर हम मिलके निकालेंगे, हम मिलके क्या निकालेंगे? हम मिलके निकालेंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx ये वाली चीज हो जाएगी dy अपॉन डी थीटा, दैट इज माइनस 2b टाइम्स ऑफ कोसाइन थीटा साइन थीटा, cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा, अच्छा भाई, डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू है माइनस a टाइम्स ऑफ cos ऑफ थीटा, ये है माइनस a टाइम्स ऑफ cos ऑफ एंगल थीटा, ठीक है? तो अभी के लिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा 2b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a। अच्छा, हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे कि हमें क्या मिल जाए? हमें मिल जाए स्लोप ऑफ नॉर्मल। अभी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा dx अपॉन dy का नेगेटिव, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि ये था मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, उल्टा कर दो उसको, a को ऊपर लिखो, नीचे क्या लिख दें? नीचे सर लिख दो 2b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा और लगा दो इसके साथ एक नेगेटिव साइन। मैं बोलूंगा ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप बोलोगे नहीं सर अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कौन से पॉइंट पे निकालो? क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो पॉइंट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे। तो कर लेंगे ये वाली चीज भी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 रख देंगे, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय 2b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2, ठीक है? साइन ऑफ पाई बाय 2, तो ये वाली चीज हो जाएगी माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय 2b, ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है? ओके, ठीक है, चलो यहां पर आपकी क्लास खत्म होती है, 4:45 हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो रुके रहेगा, मेरी क्लास है, इसके बाद एक और क्लास है, तो मैं जल्दी से ही इस चीज को खत्म करूंगा। प्लीज बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, और मैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की फर्स्ट स्लाइड पहले जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर बच्चे ने पूछा था टेंजेंट्स और नॉर्मल की फर्स्ट स्लाइड बता दो, तो वो वाली स्लाइड में ले लूंगा। ओके, बोलो देवराज, बोलो बेटा। सर जो आपने क्वेश्चन करवाया था ना 0 से π/2 में cos 2x cos 3x वाला, एक बार वाली स्लाइड खोल रहे। हाँ ठीक है, ये पहले सबको बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो अगर हो सकता है तो बाकी सबसे मेरी रिक्वेस्ट है
स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो क्योंकि मेरी 5 बजे से एक और क्लास है, तो थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ मैं खोल दे रहा हूँ बेटा, और इसको मैं भेज देता हूँ वो आपका जो भी ऑनलाइन Google जहाँ Drive। से, हाँ गूगल ड्राइव पे आपको मिल जाएगा, ये कल वाला भी मिल जाएगा, आज वाला भी मिल जाएगा, ठीक है। और बस हाँ यही है, ठीक है। कोई कुछ, चलो देवराज ने तो यही बोलना था, बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा नंदिनी। हेलो नंदिनी, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो बोलो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाए थे वो ग्राफ वाले, कल वाला क्या? नहीं सर आज स्टार्टिंग ग्राफ आज वाला। ग्राफ, ओके चलो ये वाला आई गेस सभी ने नोट कर लिया है। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर टेंजेंट्स नॉर्मल की पहली वाली स्लाइड खोल दो, ये रहा, ये वाली रही पहली वाली स्लाइड। हाँ आप रुके रहना नंदिनी, ठीक है बेटा। आप जो पूछ रहे थे पहली वाली स्लाइड खोल दो, प्लीज नोट कर लो इसको, ठीक है। किसने मुझे बोला था? आयुष ने बोला था। आयुष जल्दी से देख लो बेटा, कुछ नहीं है इसमें, ये वो सारी चीजें जो आपको पहले से आती हैं, ठीक है। मैंने तो बस उसको रिवाइज कर दिया है, ठीक है। ओके ओके बेटा, ठीक है। अरे देवराज नहीं लिया क्या डाउट? लिया तो था। ओके थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लो। हाँ नंदिनी मैं अभी वापस जा रहा हूँ, ठीक है। आयुष आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, और नेक्स्ट वाली स्लाइड का भी, तो कुछ नहीं है, सेम ही है टेंजेंट्स नॉर्मल्स, ठीक है। ठीक है आयुष, चलो नंदिनी। हाँ ग्राफ वाली चीज कहां पर कराई थी? ये वाला क्या बेटा? यस सर। हाँ ये वाले में क्या पूछना है? सर मुझे पूछना था कि हम इसे बिना ग्राफ के कर सकते हैं मतलब? नहीं बेटा देखो, आप जब बिना ग्राफ के करोगे ना तो आपका मन करेगा कि आप यहां पर x की जगह पर 2 रख दो, क्योंकि वहां पर a की वैल्यू -4 आ जाएगी। यहां पर बोल रहा है लीस्ट वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो आपका मन करने लग जाएगा कि x की वैल्यू 2 रख देंगे तो -4 मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज गड़बड़ हो जाएगी। x की वैल्यू 1 रखनी है, जहां पर मिनिमम मिल रहा है, जहां पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रखनी है, मिल रही है, वो वाली x की वैल्यू रखनी है, ठीक है। यहां पर ग्राफ मैंने नहीं स्केच किया बेटा, ग्राफ नहीं स्केच किया, केवल ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। अच्छा मैं फिर से लगा रहा हूं, केवल ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, इसलिए मैंने ये दिखाया कि x की वैल्यू जो 1 पे है वो x की वैल्यू कम होगी जो x की वैल्यू 2 पे आ रही है उससे। ये ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है। केवल ये दिखाना है कि जो x इक्वल्स टू 1 पे मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है तो x की वैल्यू 1 ही रखेंगे वहां पर, ओके चलो ओके। हाँ देवराज मैं फिर से जा रहा हूँ वापस आपके पास। देवराज हाँ बोलो बेटा। सर वो वाली स्लाइड में मुझे, हाँ सर इसी में डाउट था सर। मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, जैसे x की वैल्यू 0 से π/2 थी। हाँ अब वो हमें 0 से π/2 के बीच में पूछ रहा था। हाँ और सर आपने जो फाइनल गए हो आप, वो 0 से 3π/2 आपने लिया है। तो सर वो मतलब पूछ तो और 0 से π/2 के बीच में रहे, आप जा रहे हो 0 से 3π/2। सर ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा था मुझे। हाँ ये वाली चीज कल भी शायद आपने ये वाली चीज पॉइंट आउट की थी। देखो बेटा इसमें क्या होता है ना कि अब जब मैं ये इंटरवल दे रहा हूं ना, जब मैं ये इंटरवल दे रहा हूं तो क्वेश्चन मुझसे डिमांड करता है कि यहीं पर यही मेरा इनपुट है, लेकिन ये मेरा इनपुट किधर है? ये मेरा इनपुट है x के लिए, ठीक है। जब बोल रहा है कि, तो ये जो डोमेन का मतलब है, डोमेन 2x के लिए नहीं होता, डोमेन x के लिए होता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस डोमेन, इसका मतलब है ये x की वैल्यू 0 से लेके π/2 है। कभी कभी हो जाता है, मैं समझ रहा हूं कि कभी कभी डोमेन के लिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 2x की वैल्यू ही 0 से लेके π/2 हो जाती होगी। आप इस वाली चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। अभी मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर डोमेन मेरा 0 से π/2 है, इसलिए 2x की वैल्यू जब 2x ले लेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 0 से π तक ले लिया, ठीक है। तो सर हम ये एजम्पशन ले सकते हैं ना कि अगर वो कुछ ना बोले तो हम सिंपल जो डोमेन है वही मान के चलें? हाँ एक तरह से, हाँ एक तरह से अंदर, मतलब क्वेश्चन अंदर ही अंदर यही बोल रहा है कि 0 से π/2 का मतलब है x बिलोंग्स टू 0 to π/2, और x हमेशा डोमेन ही होता है, ठीक है। पर वो क्वेश्चन हम देखेंगे जिस क्वेश्चन में कि वो वाली चीज डोमेन नहीं भी होती है, ठीक है। चलो थैंक यू सर। हाँ हाँ जसमीत बोलो बेटा। सर ये जो हमने करवाया था तो पिछला क्वेश्चन जो लड़की ने पूछा था उससे, हाँ बोलो बेटा। मैंने इंटरवल से किया, वो सही होगा उससे? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। आपने क्या किया होगा बेटा? आपने किया होगा x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नहीं मैंने -2x से इंटरवल निकाल दिया और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो a इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। ओके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो a ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। हाँ ठीक है, ऐसे भी सही हो जाएगा।
देखो बेटा जसमीत, यस बहुत सारे बच्चों को ना ये वाली चीज, मैंने ये क्वेश्चन और भी कई जगह पर डिस्कस किया है। बच्चे बोलते हैं कि सर जब -4 आ जा रहा है एक्स की वैल्यू -2 में, तो -4 तो सर एक्स -2 से छोटा है, तो सर -4 बोलिए इसका आंसर, ठीक है। तो इसलिए मैंने केवल ग्राफिकली समझाया, वो ग्राफ बनाना भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है। मैंने केवल ग्राफिकली समझाया कि भाई f(1) रखोगे तो वो छोटी वैल्यू देगी, तो 1 रखने पर ही आप मिनिमम भी ले लोगे a का, क्योंकि वो एक बस ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सही है ना कि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ ठीक है, वो सही है, ठीक सर है। एक बार इंटीजर वाला क्वेश्चन समझा दो, थोड़ा समझ नहीं आया। इंटीजर वाला क्वेश्चन कहां पर है बेटा? ये वाला इंटीजर नहीं है बेटा, ये आई का मतलब ना, ये जो आई है मेरा, ये इंटरवल है, ठीक है। तो वो बोल रहा है, देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लेना इस चीज को। वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, क्वेश्चन बनाने वाले को ये नहीं पता कि कोई तो इंटरवल है, लेकिन वो इंटरवल में -1 से लेके +1 के बीच कोई वैल्यू नहीं आ रही, वो बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास सपोज मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। मेरे पास इस मोबाइल में इतनी वैल्यू को मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है। मुझे पूरे मोबाइल का एरिया नहीं पता, लेकिन मुझे वो एरिया पता है जो मैं निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो जो बचा हुआ एरिया बच रहा है, मिल रहा है मुझे, वो पूरे के पूरे एरिया के लिए वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बोल रहा है, प्रूफ करो। तो मैंने क्या किया, -1 से लेकर के +1, जिसके बारे में वो बोल रहा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, पहले उसको डिक्रीजिंग प्रूफ कर दिया, ठीक है। पहले वो वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाए, और फिर मैंने वो इंटरवल सोचा, जो बचा हुआ इंटरवल है, जिसके बारे में क्वेश्चन मुझे नहीं बोल रहा है कि वो इंटरवल क्या होगा जिसके लिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। मतलब तो ये उसके लिए हमने करना जरूरी है -1 और 1 को डिक्रीजिंग। हाँ, अरे वो देखो उसने बोल तो दिया, लेकिन फिर भी मैंने चेक किया कि क्वेश्चन जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मैंने इसलिए चेक किया। देखो बेटा, इसमें 0 जो एक्सक्लूड कर रहा है ना, 0 मेरे फंक्शन के डोमेन में नहीं है। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हो सकता है क्वेश्चन को सही तरह से फ्रेम कर दें, तो अगर आप कहीं सॉल्यूशन देखोगे, कहीं आंसर लास्ट में आंसर की देखोगे, तो उसमें केवल ये लिख दिया होगा कि भाई -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट था वो ये था कि फंक्शन डिक्रीजिंग तो होगा -1 से +1 के बीच में, लेकिन x = 0 पर डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं होगा तो उस पॉइंट पर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं सोचूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है। तो सर जैसे मैंने आपसे कल पूछा था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं होता, तो फैक्ट ही नहीं करता, तो मतलब लिखना तब भी जरूरी होगा। हाँ, मैं देखो फंक्शन का डेफिनेशन से उस पॉइंट को निकाल दो और बोल दो कि वो मोनोटोनिक है, चलेगा। फंक्शन के डेफिनेशन से उस पॉइंट को निकाल दो बस, ठीक है। फंक्शन के डेफिनेशन से उस पॉइंट को निकाल दो, मोनोटोनिक तो रहेगा वो। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में तो रहेगा ही ना, क्योंकि एक पॉइंट पे ही है। बिल्कुल सही, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, वो पॉइंट निकाल देंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -1 से लेकर के +1 तक रहेगा, लेकिन मैंने वो पॉइंट निकाल दिया। तो सर ने, जब भी जिसने भी पढ़ाया होगा, तो सर ने ये चीज बताई होगी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली चीज उसकी चेंज नहीं होती है, केवल इंटरवल में वो पॉइंट निकाल देते हैं, क्योंकि तो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लिखना जरूरी है, ऐसे लिखना पड़ेगा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पर 0 पे डिफाइन है। हाँ जसमीत, ऐसा एक ही क्वेश्चन है पूरे के पूरे एनसीईआरटी में, तो यहां पर लिख दोगे तो ये वाला याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। जेई में इस चीज को मजाक बना करके बहुत पूछ सकता है, ठीक है। ओके सर, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके बाय। चलो बेटा, मैं क्लास एंड कर रहा हूं। ओके ठीक है।